मेरे जो मदर और फादर है, जैसे मम्मी और पापा है, वो तो कंस्ट्रक्शन वर्कर थे। हाँ। तो वी आर नॉट एबल टू अफोर्ड द असिस्टेड डिवाइसेस ऑल्सो। अच्छा। तो बाद में हमने थोड़ा सा एक मैनेज करके स्मॉल अमाउंट इधर से उधर से मेरे लिए उन्होंने एक पैर खरीदा। पुणे का एक अस्पताल है उधर से। हाँ हाँ। और बाद में 12 के बाद जर्नी स्टार्ट हुआ रेगुलर। बाद में मुझे लगा कि ज़िले को पढ़ने के लिए जाना है, क्वालिटी एजुकेशन के लिए। हाँ। और बाद में मैंने मेरा जो जिला है धाराशिव, तो उधर मैंने मेरा एडमिशन करवा दिया। अच्छा। और मैं बीए के लिए उधर से कंप्लीट किया देन। तो मुझे लगता है कि फिर भी आपको हार नहीं मानना चाहिए, है ना। आपके हमारे पास एक ही कैपिटल है, वो है एजुकेशन। एजुकेशन इज़ द ओनली वन कैपिटल फॉर अस, है ना, जो हमारे बहुजन समाज के लोग हैं। तो मुझे लगता है कि आप पढ़ो, ठीक है, पढ़ने के बाद आप अच्छा वाला जॉब करो, थोड़ा सा सेल्फ इंडिपेंडेंट बनो, है ना, है ना, अपने घर को थोड़ा सा आगे लेके जाओ, है ना। एंड मुझे लगता है कि एस्पिरेशनल बनो थोड़ा सा। बाबा साहेब कितने एस्पिरेशनल थे, है ना, कि यार मुझे पढ़ना है, मुझे कुछ तो करना है ना। तो कुछ तो करना है, ये थोड़ा सा इसके ऊपर सोचना चाहिए, है ना। बिल्कुल। गांव की मिट्टी में संघर्ष की कहानियां जन्म लेती हैं, लेकिन उनमें से कुछ ही कहानियां ऐसी होती है जो उम्मीद का उजाला बनकर दूर तक फैलती है। बालाजी शिंदे की कहानी भी ऐसी ही एक प्रेरणादायी गाथा है, जहां अभाव है, पीड़ा है, शारीरिक बाधा है, लेकिन उससे कहीं अधिक है जिद, आत्मविश्वास और समाज के लिए कुछ कर गुजरने का संकल्प। एक गरीब खेतीहर मजदूर परिवार में जन्मे बालाजी का बचपन सामान्य ग्रामीण बच्चों की तरह बीता। परिवार की आर्थिक स्थिति सीमित थी, लेकिन सपनों पर कोई सीमा नहीं थी। पढ़ाई के प्रति उनका झुकाव बचपन से ही स्पष्ट था, किंतु नियति ने 12-14 वर्ष की कोमल आयु में उनके सामने कठोर परीक्षा रख दी। हड्डियों का कैंसर बीमारी इतनी गंभीर थी कि उन्हें अपना पैर गंवाना पड़ा। एक किशोर के लिए यह केवल शारीरिक क्षति नहीं होती, बल्कि मानसिक और भावनात्मक आघात भी होता है। बहुत से लोग ऐसी परिस्थिति में टूट जाते हैं, लेकिन बालाजी ने हार को ही अपनी नियति मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने अपनी शारीरिक कमी को अपने भविष्य की सीमा नहीं बनने दिया। कृत्रिम पैर के सहारे चलना सीखते हुए उन्होंने जीवन को भी नए सिरे से चलना सीखा। गांव की सीमित शैक्षणिक सुविधाओं और आर्थिक तंगी के बावजूद उनके भीतर पढ़ने की ऐसी जिद थी कि उन्होंने गांव छोड़कर शहर का रुख किया। शहर में संघर्ष कम नहीं था। रहने की समस्या, पढ़ाई का खर्च, सामाजिक सुरक्षा, सब कुछ उनके सामने था। परंतु बालाजी का लक्ष्य बिल्कुल स्पष्ट था। शिक्षा ही उनकी मुक्ति का मार्ग है। उन्होंने पढ़ाई जारी रखी, मेहनत की और स्वयं को आत्मनिर्भर बनाया। आज उन्हें इंग्लैंड के ब्रिस्टल विश्वविद्यालय में उच्च शिक्षा के लिए प्रवेश मिला है। यह एक व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं, ये उन सभी वंचित और विकलांग बच्चों के लिए आशा का प्रतीक है जो परिस्थितियों के कारण अपने सपनों को सीमित मान बैठते हैं। उनका आदर्श बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर है, जिन्होंने शिक्षा को सामाजिक परिवर्तन का सबसे सशक्त माध्यम माना। बालाजी भी शिक्षा को ही वही चाबी मानते हैं जो बंद दरवाजों को खोल सकती है। उनका हर कदम उन बच्चों के लिए प्रेरणा होगा जो किसी न किसी रूप में खुद को कमजोर समझते हैं। आइए बालाजी से रूबरू होते हैं और इस छोटी सी बातचीत के जरिए बालाजी शिंदे के संघर्ष को समझने की कोशिश करते हैं। आवाज़ इंडिया टीवी में आपका स्वागत है। मंजिलें क्या है, रास्ता क्या है, और अगर हौसला हो तो फासला क्या है। हमारे साथ बालाजी शिंदे हैं, जिन्होंने एक फासला तय किया है, मराठवाड़ा के एक छोटे से गांव से लेकर तो इंग्लैंड तक का। इंग्लैंड के ब्रिस्टल जो विश्वविद्यालय है, वहाँ उन्हें स्कॉलरशिप मिली है, वहाँ वो एमएससी करेंगे और 60 लाख के करीब एक स्कॉलरशिप है। बालाजी शिंदे बेहद गरीब परिवार से आते हैं और इनके माता पिता लेबर वर्क करते थे, रहने को घर भी नहीं था, एक वक्त ऐसा था। लेकिन आज बालाजी ने अपने हौसलों को उड़ान दी है, अपनी मंजिल को तय किया है और ये एक बहुत इंस्पायरिंग स्टोरी है। हम बात करेंगे बालाजी से कि किस तरह से वो एक छोटे से गांव से लेकर
इंग्लैंड तक पहुँचे हैं और एकलव्य कैंपस जहाँ हम हैं इसी के माध्यम से ये सफ़र उन्होंने तय किया है। बेहद संघर्षमय सफ़र है। आइए जानते हैं। बालाजी, बहुत बहुत स्वागत आपका। एक धाराशिव करके आपका डिस्ट्रिक्ट है, मराठवाड़ा में आता है, और वहाँ से एक छोटे से गांव से आप आते हैं और Yes, उस sir. गांव में एक बेहद गरीब दलित परिवार में आप जन्मे और आज एमएससी करने इंग्लैंड जा रहे हैं, ब्रिस्टल जैसे बड़े विश्वविद्यालय में जा रहे हैं। यस। तो ये सफ़र कैसे था? मतलब इतनी गरीबी होने के बावजूद भी शिक्षा का महत्व कितना था घर में? जय भीम, नमोदय सर। पहले तो आपने मेरे शिक्षा के बारे में पूछा सर। तो शिक्षा का मतलब ऐसे कोई ज़्यादा हमारे घर में एटमॉस्फेयर नहीं था। मेरी जो माता है और जो पिता है उनका प्राइमरी एजुकेशन हुआ है बस। अच्छा, तो मैं फर्स्ट जनरेशन लर्नर हूँ। ओके। और घर के बारे में बताना है तो मेरे पिता कंस्ट्रक्शन वर्कर थे और मेरी मदर भी। तो उन्होंने बहुत सारा काम किया है, जैसे वो शुगर केन वर्कर थे, कंस्ट्रक्शन वर्कर थे। तो पढ़ाई का इतना कुछ ज़्यादा वातावरण नहीं था, बट और गांव में भी नहीं था जो हमारे समाज में, क्योंकि बहुत लोग पढ़ते ही नहीं थे, है ना। हाँ, उन्हें चिंता थी कि खाने की, है ना, पहले तो लाइवलीहुड की, एम्प्लॉयमेंट की, है ना। हाँ। तो बहुत सारे लोग माइग्रेट करते हैं, बहुत सारे लोग जो वीट भट्टी रहती है वहाँ पे काम करते हैं। तो घर में इतना वातावरण नहीं था। फिर भी मेरी जो मदर और फादर है उनका ये था कि बच्चों को पढ़ाना है यार, है ना, कितने भी कर्ज झेलने पड़े बट उनको पढ़ाना है। तो उनका एक था। तो मेरा भी ये था कि पढ़ना है ना, बिकॉज एजुकेशन ही हमारा कैपिटल है बहुजन समाज के लिए। तो मुझे ऐसे लगा कि जब मैं पढ़ूंगा तभी होगा कुछ ना कुछ। तो इसलिए मैंने भी ठान लिया था कि पढ़ना ही है। तो ये था। अच्छा, तो ये बचपन में पढ़ने की जिद थी, पढ़ना ही था। हाँ। तो प्राइमरी एजुकेशन वगैरह वहीं पे गांव में हुआ? हाँ, मेरा प्राइमरी एजुकेशन गांव में ही हुआ था। हाँ। बट जैसे मैंने बोला था कि मेरे जो मदर एंड फादर है वो शुगर केन कटर थे, तो माइग्रेट करते थे वेस्टर्न महाराष्ट्र में। ओके। तो उसकी वजह से हम लोगों को मतलब रहने का प्रॉब्लम था। मेरे जो मामा जी है वो गांव के उधर ही रहते हैं। तो मेरे जो भाई है और मैं उधर ही मामा के उधर पढ़ता था। अच्छा। तो प्राइमरी एजुकेशन गांव में ही हुआ था और थोड़ा बहुत मामा के उधर हुआ था। अच्छा, फिर उसके बाद में कुछ समय तक आप आश्रम शाला में भी रहे? हाँ, मैं आश्रम स्कूल में था। प्राइमरी के बाद सेकेंडरी स्कूल था। और बाद में थोड़ा सा मेरा प्राइमरी एजुकेशन होने के बाद मेरे जो मदर एंड फादर है उनको ऐसे लगा कि अभी बच्चों का पढ़ाई हो रहा है बराबर। मैं सेकेंडरी में पढ़ रहा था तब उनको ऐसे लगा कि अभी पढ़ाई के लिए बच्चों का पढ़ाई बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अभी थोड़ा सा एक काम थोड़ा सा रुकवा देते हैं शुगर केन कटर का। अच्छा। और उन्होंने बोला कि गांव में कुछ करेंगे, कंस्ट्रक्शन वगैरह ऐसे कुछ करेंगे और बच्चों को पढ़ाएंगे। तो मैं आश्रम स्कूल में उसके बाद था। अच्छा, आश्रम स्कूल में आप गए, वहाँ पढ़ाई किए, लेकिन इन बीच में ऐसा भी हुआ कि आपके पाँव में एक कैंसर हुआ और फिर आपके पाँव को भी काफ़ी दिक्कत हुई, मतलब कट करना पड़ा। यस। ये भी एक बड़ा संघर्ष वाला सफ़र था, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है कि पाँव का कैंसर हो और पाँव को कट करना पड़े। फिर भी शिक्षा का हौसला आपने टूटने नहीं दिया। हाँ, 2014 में जब मैं 10वीं कक्षा में पढ़ता था तो मुझे हड्डी का कैंसर हुआ था, बोन कैंसर। ओस्टियोसार्कोमा ऐसे टाइप था, बोन टाइप। तो पहले तो पता नहीं चला कि क्या होता है, कैसे होता है। बहुत सारा टाइम उसमें चला गया। बहुत सारे लाइक जो होम्योपैथी डॉक्टर होते हैं या जैसे सर्दी बुखार के जो सिंपल ऐसे जो डॉक्टर होते हैं उनको दिखाया, बट डायग्नोसिस थोड़ा सा लेट हुआ था। अच्छा, ओके। तो उसकी वजह से बाद में एक्सरे एमआरआई करने के बाद और ऑर्थोपेडिक सर्जन को दिखाने के बाद वो बोले कि हड्डी का कैंसर है। अच्छा। तो इसलिए पैर काटना पड़ेगा। बाप रे। तो ये बहुत मतलब ये था।
भयंकर था। तो और हम लोगों का इतना ये भी पता नहीं था कि हॉस्पिटल में, इतना बड़ा हॉस्पिटल में हम कभी भी नहीं कभी गए भी नहीं कर रहे। तो मेरे जो एक अंकल है जो पुणे के एक स्लम एरिया में रहते थे, तो अच्छा। हम उनके पास गए और डॉक्टर को दिखाया, तब उन्होंने बोला कि हड्डी का कैंसर है हाँ। और पैर काटना पड़ेगा। देन अच्छा। बाद में मैंने केमोथेरेपी किया हाँ। और 2014 जैसे मैंने बोला कि 10वीं कक्षा में, अच्छा। बाद में मेरा 11-12 वो जर्नी स्टार्ट हुआ। अच्छा, तो फिर उसी समय पैर काटना पड़ा आपका? हाँ, 2014 में पैर काट दिया। हाँ। और तब मैं 16 साल का था बस। 16 साल के थे और 11वीं में थे? हाँ, 10वीं कक्षा में 10वीं था। कक्षा 10वीं में का थे। बस एग्जाम दिया था। अच्छा। और रिजल्ट आने वाला, बाकी आने वाला था। अच्छा। तो मई 2014 को ये सर्जरी हुआ था। अच्छा। और 11 और 12 बाद में मैंने घर पे ही पढ़ाई किया। अच्छा। क्योंकि मेरे पास असिस्टिव डिवाइसेस नहीं था, कृत्रिम साधन वगैरह, जैसे कृत्रिम पैर रहता है। हाँ। तो वो भी मैं अफोर्ड नहीं कर पाता था बराबर। एक तो मेरे जो मैंने जैसे बोला कि मेरे जो मदर और फादर है, जैसे मम्मी और पापा है, वो तो कंस्ट्रक्शन वर्कर थे। हाँ। तो वी आर नॉट एबल टू अफोर्ड द असिस्टेड डिवाइसेस ऑल्सो। अच्छा। तो बाद में हमने थोड़ा सा मैनेज करके स्मॉल अमाउंट इधर से उधर से मेरे लिए उन्होंने एक पैर खरीदा। पुणे का एक अस्पताल है उधर से। हाँ हाँ। और बाद में 12 के बाद जर्नी स्टार्ट हुआ रेगुलर। बाद में मुझे लगा कि ज़िले को पढ़ने के लिए जाना है, क्वालिटी एजुकेशन के लिए। हाँ। और बाद में मैंने मेरा जो जिला है धाराशिव, तो उधर मैंने मेरा एडमिशन करवा दिया। अच्छा। और मैं बीए के लिए उधर से कंप्लीट किया देन। अच्छा, तो ये कितना बड़ा मुश्किल भरा सफ़र था? मतलब बहुत दिक्कत हुई होगी, पैर काटना है, मेंटल स्ट्रेस होगा, पढ़ाई भी है, और उसके बावजूद भी शिक्षा का जुनून था वो टूटा नहीं। ये बहुत इंस्पायरिंग है। बराबर है। हाँ। तो मतलब डॉक्टर ने जब बोला था कि हड्डी का कैंसर है और वो घुटने तक आया है, घुटने से थोड़ा ऊपर पैर काटना पड़ेगा, तो बहुत मैं तो अडल था, मुझे इतना कुछ ज़्यादा पता भी नहीं था कि क्या होता है, कैसे होता है। और बहुत सारा क्यूरियोसिटी था कि ये क्यों हुआ मेरे साथ, हुआ? है ना? हाँ, वो भी था। तो मैं डॉक्टर को एक बार पूछा था कि ये क्यों हुआ। उन्होंने बोला कि जेनेटिक का कुछ रीज़न है। अच्छा। और उन्होंने ऐसे भी और मैं पहले तो अपोज किया था कि नहीं मैं पैर काटने के लिए रेडी नहीं रहूंगा, है ना? जब मेरा पैर काटेंगे तो मैं स्कूल कैसे जाऊंगा, है ना? तो मुझे वही था एजुकेशन का, यार मेरा एजुकेशन कैसे कंप्लीट होगा। तो मैं अपोज कर रहा था। बट बाद में डॉक्टर और जो भी रिलेटिव है, तो उन्होंने मुझे थोड़ा सा समझाया कि नहीं ये करना बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर ने बोला कि कृत्रिम पैर होता है, वो लगवाने के बाद आप चल सकते हैं। बट आपने जो बोला कि एक जुनून होता है कि यार करना ही करना है, वो खत्म नहीं हुआ। वो खत्म नहीं हुआ था। हाँ। काफी पेन हुआ होगा, काफी मेंटल स्ट्रेस हुआ होगा, सब कुछ हुआ होगा। यस बहुत सारे चैलेंजेस आए थे, फाइनेंशियल आए थे, देन मेंटल भी बहुत सारा था। घर में भी थोड़ा सा 1-2 साल इधर उधर ही हो रहा था, पैसे का और बहुत सारा। बट रिश्तेदारों ने हमारे जो मेरे जो मौसी है, काका है, उन्होंने हम लोगों को हेल्प किया था, है ना? तो बहुत सारे लोगों ने हेल्प किया था उसी टाइम। तो कैसे तो करके मतलब ठीक से हुआ सर्जरी और एम्पुटेशन करके मैं अभी 10-11 साल से अभी ठीक ठाक हूँ। अच्छा, अभी ठीक ठाक है। यस। तो फिर इतनी सारी तकलीफें झेली, इतने सारे दर्द झेले, मेंटल स्ट्रेस हुआ, पैर काटना पड़ा, सब कुछ हुआ, उसके बावजूद भी जो है आपने शिक्षा का जुनून नहीं छोड़ा। राइट। 10वीं 11वीं मेरे ख्याल से आपने घर से ही किया, 12th घर से ही किया, फिर बीए के लिए एडमिशन किया। यस। तो वो उस ट्रामा से कैसे बाहर निकले? मुझे याद है जब मैंने बोला कि 2014 में मेरा अबव नी एम्पुटेशन हुआ था। हाँ। जब मैं घर में था 11th और 12th स्टैंडर्ड में, आई वाज एक्सटर्नल कैंडिडेट। हाँ। तो जैसे मैंने बोला कि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता है गांव में, मेरे पास असिस्टिव डिवाइसेस नहीं थे कृत्रिम पर। तो मैं स्कूल में नहीं जा पाता था, कॉलेज को। तो बाद में मैं क्या करता था, बहुत सारे जो बुक रहते हैं घर में, बहुत सारा बुक था। जैसे महापुरुष के बहुत सारे, बाबा साहेब की बुक थे, है ना? महात्मा फुले की बुक थे। तो और बाकी भी एकेडमिक बहुत सारे बुक थे। तो मैं वो बुक को पढ़ता था बस। अच्छा। तो और 11th और 12th में मैंने बहुत सारा बुक पढ़ा था। तो मुझे ऐसे लग रहा था कि नहीं यार,
एजुकेशन लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, बट मुझे यहाँ से बाहर निकलना है ना। यस, हाँ। बाहर निकालूंगा तभी अच्छा मैं क्वालिटी का एजुकेशन ले पाऊंगा, हाँ। क्योंकि मेरा जो गांव है, एक तो ये फार्मर सुसाइड होते हैं बहुत अच्छा, सारे लोग, लाइवलीहुड के लिए माइग्रेट करते हैं। हाँ, राइट। तो ये बहुत एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है, बहुत बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट है, तो लोगों को एजुकेशन के बारे में ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है। अच्छा। एक तो लोग क्या करते हैं, बहुत सारे जो बच्चे होते हैं हाँ। पढ़ने के बाद क्या करते, तुरंत शादी करते हैं, अच्छा, नहीं तो हाँ। खेत में काम करते हैं। हाँ, राइट। नहीं तो ऐसे भी होता है कि गांव में कॉपी थोड़ा सा होता है, हाँ, तो वो लोग भी थोड़ा होता सा है। वो भी नहीं हाँ, करते, है ना। हाँ। तो मुझे लगा कि यहाँ पे मैं पढ़ूंगा मेरे गांव में, हाँ। तो मैं डेवलप नहीं हो पाऊंगा, मुझे एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगा, है ना। राइट, राइट, राइट। तो आई थॉट कि चलो डिस्ट्रिक्ट के लिए मैं गया देन, और वहाँ पे डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट होता है। हाँ। मैं हॉस्पिटल को गया और उधर मेरा डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनवाना था। हाँ। तभी उसी टाइम मैंने लोकल का जो कॉलेज है अच्छा वाला, उधर जाके मैंने देखा। अच्छा। तो इतना ही कैंपस था। अच्छा। मेरा जो कॉलेज था, हाँ, हाँ। आरपी कॉलेज करके है, रामकृष्ण परमहंस महाविद्यालय। ओके। तो वहाँ पे जाने के बाद मुझे लगा कि यार ये बहुत अच्छा कैंपस है, हाँ। यहाँ पे हम लोग एडमिशन ले सकते हैं। हाँ, तो हाँ। बाद में वहाँ पे मैंने एडमिशन लिया और उधर से 2019 को बीए कंप्लीट किया। अच्छा। Yes. फिर बीए कंप्लीट होने के बाद में एकलव्य से कैसा कनेक्ट हो गए आप? बीए के बाद मुझे मेरे एक सीनियर थे। हाँ, हाँ। मैंने जो बोला कि मैं डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट निकालने के लिए गया था हॉस्पिटल में, हाँ, हाँ, हाँ। तो मेरा एक डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट जो है वो क्लियर नहीं आया था। अच्छा, ओके। तो मैंने उनको आवेदन लिखा, एप्लीकेशन लेटर लिखा कि मेरा जो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है वो क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है, हाँ, हाँ। वो थोड़ा सा विजिबल नहीं है, आप मुझे थोड़ा सा करेक्शन करके दे दो। वहाँ के जो भी कर्मचारी थे, ऑफिसर थे, बट वो सुन ही नहीं रहे थे दो तीन बार। तो मैंने उनके साथ थोड़ा सा राइट बेस एक अप्रोच होता ना कि यार मेरा ये राइट है बराबर, तो आप इसको करेक्ट करो थोड़ा सा, मुझे वो विजिबल नहीं है, ताकि मुझे फ्यूचर में कुछ प्रॉब्लम ना आए। एग्जैक्टली, हाँ। तो एक उधर मेरे एक सीनियर थे, मतलब वो टीस के सीनियर थे, हमारा कोई पहचान नहीं था, बट उन्होंने लगा कि ये बंदे में दम है यार, अच्छा। राइट बेस अप्रोच है इसका, है ना। हाँ। तो उन्होंने बोला कि आप क्या कर रहे हो अभी? मैंने बोला बीए इंग्लिश कर रहा हूँ इधर से। अच्छा। तो उन्होंने बोला इसके बाद क्या करोगे आप? तो मैंने बोला कि भाई ये पूना विद्यापीठ जो पूना यूनिवर्सिटी है उधर एमए इंग्लिश करूँगा। तो उन्होंने नहीं बोला कि टीस करो, टीस में एक मास्टर इन सोशल वर्क होता है, हाँ। और यहाँ पे तुलजापुर एक कैंपस है, हाँ, तो आप तुलजापुर उधर से भी कर सकते हैं। हाँ। तो मैंने बोला ठीक है, ये बोल रहे तो चलो कुछ तो अच्छा होगा। हाँ। मैंने टीस का नेट एग्जाम होता है, इंटरव्यू होता है, वो सारा क्लियर किया। और 2020 में दादा से मुलाकात हुई, राजू दादा से जो राजू केंद्रे, फाउंडर है हाँ, एकलव्य इंडिया फाउंडेशन के। हाँ। और दादा के टच में था, और बाद में 2-3 साल में जॉब भी कर रहा था डिसेबिलिटी फील्ड में। ओके। मुझे टीस से जब मैंने 2 साल का एमए किया उधर से, तो तुरंत मुझे एक प्लेसमेंट मिला था एक एनजीओ में। हाँ। तो दादा के दौरान थोड़ा सा मैं कांटेक्ट में था उसी टाइम, और मैं बाद में देन 4 साल तक डिसेबिलिटी फील्ड में काम किया था। अच्छा, बहुत मतलब सारे जॉब मुद्दों किया, को लेके। प्लेसमेंट मिली Yes. थी आपको। Yes. इस बावजूद भी इसको आपको लगा कि हायर एजुकेशन की तरफ जाना चाहिए, यस। तो प्रेरित किया आपको राजू केंद्रे ने? हाँ, तो दादा ने ये सारी जर्नी के लिए बहुत पुश किया, क्योंकि मुझे पता है 2023 में 2023 में हाँ। मुझे ऐसे लगा कि मैं जब काम कर रहा था 2 साल, 2021 को जब मैंने पीजी पास आउट किया टी से, तो मुझे ऐसे लगा कि ठीक है, बहुत सारे चैलेंजेस है ग्राउंड को लेके, दिव्यांग बच्चों को लेके। तो मैं अर्ली इंटरवेंशन के ऊपर काम कर रहा था सोलापुर को, और एजुकेशन के उधर ही। और मैंने वहाँ पे देखा कि गवर्नमेंट स्कूल में बहुत सारे जो बच्चे होते हैं, दिव्यांग बच्चे, हाँ, हाँ। उनको एक्सेसिबल और इंक्लूसिव इन्वायरमेंट नहीं। बहुत सारे जो स्कूल है वहाँ पे रैंप नहीं है। हाँ, राइट। बहुत सारे बच्चे जो आते हैं मिड डे मील खाते हैं और बाद में घर को वापस चले जाते हैं। ओके। तो वो बच्चों के लिए इंक्लूसिव टीचिंग लर्निंग मेथड नहीं है। हाँ, हाँ। पेरेंट जो है वो बच्चों को खुद को अडॉप्ट करने में वो सारे झिझक जाते हैं, मतलब इतना भी अवेयरनेस नहीं है, बराबर। तो अवेयरनेस की कमी है कम्युनिटी में। तो मुझे ऐसे लगा कि यार इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा। तो मुझे ऐसे लगा कि 2023 में जब मैंने स्टार्ट किया था 2-3 साल पहले, मुझे लगा कि हायर एजुकेशन लेना है। अच्छा। तो मैं दादा को बोला कि यार दादा ऐसे ऐसे करना है ना। तो तब से दादा के कांटेक्ट में था। अच्छा। और दादा ने बहुत मुझे हेल्प किया है। हाँ, तो जब भी मैंने पीएचडी का एप्लीकेशन किया था, बट वो अनसक्सेसफुल था। तो दादा ने बहुत सारा, उसमें दादा
मुझे पुश करते थे और मेरा फॉलोअप लेते, तूने ये किया है क्या, वो किया है क्या, यू नो। तो ऐसे मतलब कभी कभी होते कि हमारे बहुजन समाज के बच्चे पढ़ना चाहते हैं, लेकिन उन्हें प्रॉपर मेंटर नहीं मिलता, प्रॉपर मेंटरशिप नहीं मिलता, और वो टिक नहीं पाते। मतलब क्या होता है, सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड होता है, फाइनेंशियल चैलेंजेस होते हैं, कभी कभी एक बार ऐसे तय करते कि हाँ मुझे करना है, बट बाद में ऐसे स्लो हो जाते हैं, है ना। तो वो जो डिटर्मिनेशन है, वो जो मोटिवेशन है, वो लॉन्ग जो पीरियड है वहां तक नहीं रहता, है ना। तो ऐसे मुझे लगता है कि कोई पुश करने वाला चाहिए कि यार भाई तुझे करना ही है ना। तो वो सोशियो कल्चरल यू नो रीजन की वजह से होता है, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। तो दादा ने मुझे बहुत पुश किया था, और पीएचडी में मतलब उन्होंने मुझे एक मेंटोर दिया था। मास्टर का उनका एकलव्य इंडिया फाउंडेशन का भी ये ग्लोबल स्कॉलर प्रोग्राम है, जीएसपी, उसी में मैं था। तो मैं मास्टर के लिए प्रिपेयर कर रहा था, वहाँ पे भी एक मेंटोर दिया था दादा ने। तो एसओपी कैसे लिखना है, एकेडमिक सीवी कैसे लिखना है, LOR क्या होता है, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, कैसे यूनिवर्सिटी को ये करना है, स्क्रीनिंग कैसे करना है, हाँ राइट यूनिवर्सिटी कैसे ढूंढना है, वर्ल्ड रैंकिंग होता है, ये बहुत सारी चीज़ें होते हैं, पासपोर्ट कैसे निकालना है, सिंपल चीज़ें, है ना। तो मैं मेंटर के साथ कनेक्ट हुआ, और बाद में एकलव्य इंडिया फाउंडेशन ने मुझे बहुत हेल्प किया पर्सनली, दादा ने भी ये सारी जर्नी में। अच्छा, तो बालाजी को मैं काफ़ी सालों से जानता हूँ। बालाजी और मैं एक ही कैंपस में, मतलब टाटा इंस्टीट्यूट का जो तुलजापुर कैंपस है उसमें हम पढ़े। मैं उसका एकेडमिक बैच में सीनियर था, बट उसका जो जर्नी है मुझे हमेशा, जैसे ग्लोबल स्कॉलर में अभी तक 1000+ बच्चों पार्टिसिपेट किए अलग अलग माध्यम से, बुट कैम्प, मेंटरशिप या, बट बालाजी ऐसे कम स्टूडेंट्स में आता है जो रेजिलियंस होता है। वो हमेशा मुझे उसका बहुत अच्छा लगा या प्रेरणा दिया है, क्योंकि उसका जर्नी में ग्लोबल स्कॉलर में भी देखो, उसका खुद का डेवलपमेंट सेक्टर का जर्नी है, TSS एलुमनाई या कमिंग फ्रॉम मराठवाड़ा रीजन, तो वो उसका खुद का लिव्ड एक्सपीरियंस बहुत स्ट्रॉन्ग है। बट इवन ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज़ के लिए भी बहुत रेजिलियंस लगता है आपको, तो उसने वो हमेशा दिखाया है। मतलब वो अभी मास्टर्स के लिए जा रहा है, बट मुझे विश्वास है वो आगे रिसर्च करेगा, PhD करेगा, और जो उसका खुद का लिव्ड एक्सपीरियंस है, PWD एज अ, बट वो आगे उसमें बहुत काम करना चाहता है, उसका झील मुझे दिखता है, एंड होपफुली विल बी देयर विथ हिम। एंड बहुत प्राउड है कि वो आज UK में पढ़ने जा रहा है, और मुझे विश्वास है वो अकेला नहीं, तो उसके साथ ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स निकलेंगे जो अपने मार्जिनलाइज समुदाय से, PWD समुदाय से निकलेंगे और अपना अपना लीडरशिप अपने डोमेन में सिद्ध करेंगे। तो ये सारे जर्नी में ब्रिस्टल का कनेक्ट कैसे हो गए आप ब्रिस्टल से, और वहाँ पे MSc जाने के लिए किस तरह से एफर्ट्स करने पड़े? मैं ढूंढ रहा था 2023 को ढूंढ रहा था कि उस डिसेबिलिटी स्टडीज से कौन सा प्रोग्राम है। अच्छा, ओके, स्पेशली उसके लिए। हाँ, स्पेशल वो फील्ड के लिए, राइट। हाँ, एरिया के लिए, क्योंकि वो मेरा इंटरेस्ट था। हाँ, इंटरेस्ट कि मुझे डिसेबिलिटी फील्ड में ही काम करना है, और उतने जो डिसेबल लोग हैं, बच्चे हैं, उनके एनहांसमेंट के लिए काम करना है। राइट। ये क्यों लगता था, मुझे पता है कि मैंने जो बोला कि 30 का जब मुझे प्लेसमेंट मिला था पहला, हाँ, तो वो थोड़ा सा माइक्रो एंटरप्राइजेस वाला मुझे जॉब मिला था। अच्छा। और मैं बहुत अच्छा जॉब कर रहा था उधर, पहला ही जॉब था, 7-8-9 महीने हुआ था उधर। बट मुझे लगा कि यार मैं पर्सन में डिसेबिलिटी हूँ। मैंने बहुत सारे ऐसे लिव्ड एक्सपेंसेस देखे हैं। राइट। हाँ, एक्सेसिबिलिटी एंड इंक्लूजन के हैं, बाकी बहुत सारे एजुकेशन के हैं, बराबर, एम्प्लॉयमेंट में कितना चैलेंजेस आते हैं, हायर एजुकेशन में मेरे जैसे कितने लोग हैं, बराबर। तो मुझे ऐसे लगता था कि यार मुझे ये फील्ड में काम करना है, डिसेबिलिटी फील्ड में मैं करूँगा तो और अच्छा करूँगा, और अच्छा कर पाएंगे, है ना। तो और मुझे कंट्रीब्यूट करने का मौका मिलेगा, मुझे सेटिस्फेक्शन मिलेगा, मुझे लर्न करना है। देन मेरा ट्रांजिशन हुआ डिसेबिलिटी फील्ड में, तो वहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई थी। तो डिसेबिलिटी फील्ड का मैं देख रहा था कि कौन सा ऐसे प्रोग्राम है, तो मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिस्टल और बहुत सारे यूनिवर्सिटी देखे थे, बट मुझे लगा कि ब्रिस्टल थोड़ा सा अच्छा है। अच्छा, ओके। तो मैंने ब्रिस्टल के साथ देन एप्लीकेशन किया। देन अच्छा, ओके, यस।
तो ब्रिस्टल में सिलेक्शन हुआ, अब आप Yes. अगस्त में वहाँ जाएंगे, यस। एक साल वहाँ पे आप रहेंगे। हाँ। उसके बाद क्या सोचा है? जब मैं पीएचडी का प्रिपरेशन कर रहा था, मैं तो मास्टर के लिए जा रहा हूँ हाँ, अभी मास्टर के में लिए। जा रहे हैं आप। हाँ पीएचडी का जब प्रिपरेशन कर रहा था, बट मैंने बोला कि वो अनसक्सेसफुल एप्लीकेशन था। हाँ हाँ। अल्थो इट वाज अनसक्सेसफुल एप्लीकेशन, मुझे बहुत सारा सीखने को मिला। अच्छा। एक 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 चीज़ थी, इंटरसेक्शनलिटी। हाँ इंटरसेक्शनलिटी मतलब डिसेबिलिटी, जेंडर और कास्ट एक दूसरे के साथ कैसे इंटरकनेक्ट ये भी होता है, है। डिसेबिलिटी में भी होता है। राइट। ओके। हम जेंडर और कास्ट को तो दिखते हैं बराबर, हाँ बट उसमें जब डिसेबिलिटी आता है राइट। और जब शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल टाइप और बहुजन लोगों के साथ ये होता है, हाँ और तीनों जब एक साथ इंटरकनेक्ट होते हैं, हाँ हाँ। तो जो हमारे दलित, आदिवासी, बहुजन है, वो कितने मार्जिनल बनते हैं, वहाँ पर भी होता उनमें है। कितना क्रोनिक पॉवर्टी होता है, राइट, उनका कितना सोशल एक्सक्लूजन होता है। हमारी जो वुमेन है, और वो मान लो कि पीडब्ल्यूडी है, मैं जैसे मराठवाड़ा रीजन से आता हूँ, अगर वो मराठवाड़ा रीजन से आती है, अगर वो पीडब्ल्यूडी है, अगर वो दलित, आदिवासी, बहुजन है, तो उसको कितना झेलना पड़ेगा, उसके मतलब उसको ट्रिपल लेवल का डिस्क्रिमिनेशन होगा। बहुत ज़्यादा। हाँ, एक तो ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, कास्ट होना ही है। डिसेबिलिटी, जेंडर। तो मेरा ऐसे पर्सपेक्टिव हो रहा था कि यार हमारे लोगों के बहुत सारे इश्यूज है, बहुत challenges है, हाँ। और ये जो चैलेंजेस है ना, किसी ने आइडेंटिफाई नहीं किया है। यस यस। अकड़मिया बोलेंगे तो बहुत सारे प्रोफेसर, बहुत कम प्रोफेसर है इसके ऊपर काम करने वाले। हाँ, ठीक है, मुझे एक ही प्रोफेसर मिला था उसमें, जेएनयू का। ठीक है। अच्छा। और बाकी लोगों को पता, और ये है कि मैंने ये भी पढ़ा था कि डिसेबिलिटी मूवमेंट जो है और दलित मूवमेंट है, ये दोनों को भी ये गैप नहीं दिखाई दिया है। पता है कि डिसेबिलिटी, जेंडर और कास्ट, कि अपने लोग कितने सोशल कितना उनका सोशल एक्सक्लूजन होता है। हाँ। डबल ट्रिपल लेवल पे डिस्क्रिमिनेशन होता है। तो मुझे ऐसे लगे इंटरसेक्शनलिटी के ऊपर काम कर सकते हैं, वो मेरा गोल हो सकता है। तो मास्टर के बाद वही है कि मैं भी एमएससी एजुकेशन पढ़ने के लिए जा रहा हूँ। तो मेरे पास ऐसे बहुत सारे लिव्ड एक्सपेंसेस है हाँ। रिलेटेड टू एजुकेशन, हेल्थ, सोशल सर्विसेज। तो वहाँ से पढ़ने के बाद हमारे जो दलित, आदिवासी, बहुजन, जो दिव्यांग बच्चे हैं, उनको एजुकेशन में कैसे रिप्रेजेंटेशन मिल सकता है। Right. क्योंकि एनसीपीडीपी नाम का एक दिल्ली का ऑर्गेनाइजेशन है। अच्छा। उन्हें एक सर्वे किया था कि हायर एजुकेशन में दिव्यांग बच्चे कितने हैं। हाँ। तो वो बस 0.5% है। अच्छा। हाँ, तो हम लोग और थोड़ा सा रिसर्च करेंगे, उसमें से दलित, आदिवासी, बहुजन कितने हैं, तो बहुत कम मिलेंगे। हाँ, उस पे तो बहुत कम मिलेंगे और बहुत बड़ा रिसर्च हो जाएगा। 1% मीनिंगफुल एम्प्लॉयमेंट मिलता है पीडब्ल्यू लोगों को Right. आफ्टर एजुकेशन। राइट। तो हमारे बच्चों को कितना मिलेगा, जिनको डिसेबिलिटी है और ऑलरेडी वो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल टाइप है, बराबर। तो एक बहुत बड़ा है ये एरिया है काम करने के लिए। बिल्कुल, ये तो इसके ऊपर डिस्क्रिमिनेशन मैं यहाँ पर भी काफ़ी होता है, उसको आपको एड्रेस भी करना है और जस्टिस भी दिलाना है। Right. ये सारे जब आप इतना सारा स्ट्रगल कर रहे हो, आपको मेंटल स्ट्रेस भी है, फिजिकल स्ट्रेस भी है, या डिस्क्रिमिनेशन भी है, ट्रिपल लेयर पे सब झेलना पड़ता है। करेक्ट। इन सब के बीच में जो हमारे आइकॉन्स है, हाँ, फुले हो, शाहू हो, अम्बेडकर बराबर हो, है, बराबर है। इनका कितना रोल रहा है इस सब स्ट्रेस को एड्रेस करने में? नहीं, बाबा साहब तो मेरे आइडॉल है। जब मैं तैयारी कर रहा था ये फॉरेन एजुकेशन का, तो बाबा साहब मेरे आइडॉल थे। तो जब कोई लोग मुझे पूछते हैं कि आपको कैसे मोटिवेशन मिला, है ना, तो मैं बोलता हूँ कि बाबा साहब मेरे मोटिवेशन है ये पढ़ाई के लिए। जब मैं अब्रॉड का मेरा जो अभी सिलेक्शन हुआ है, क्योंकि बाबा साहब के पास कितना पावर्टी था, है ना। उनको स्कॉलरशिप मिला, राजर्षि शाहू महाराज ने सपोर्ट किया, है ना, सयाजीराव गायकवाड़ ने उनको स्कॉलरशिप दिया, तब वो जाके पढ़े। और उस टाइम उनके लिए कितना चैलेंजिंग था, है ना, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन होता था। मेरे लिए तो उतना भी नहीं है ना, हाँ, उतना भी नहीं है। उतना भी नहीं है। बाबा साहब ने कितना झेला है ना। बराबर है, हाँ। तो बाबा साहब का बहुत इम्पैक्ट है कि बाबा साहब वहाँ पे पढ़ने के लिए गए, है ना, लोगों के लिए गए, है ना, कि ये जो मेरा नॉलेज है ना, ये जो इन्फॉर्मेशन है, हाँ, ये तो मैं लोगों के लिए कैसे अप्लाई कर सकता हूँ। राइट राइट। तो बाबा साहब का बहुत प्रभाव है, और मैं उसी विचारों को लेके बाद में काम करना चाहता हूँ, है ना। बिल्कुल, तो पे बैक टू सोसाइटी करना चाहते हैं आप? यस यस। बिल्कुल। तो बालाजी ने बताया कि किस तरह से
डॉक्टर अंबेडकर का प्रभाव उनके जीवन पे है और कितने स्ट्रगल भरी ज़िंदगी से अलग अलग तरीके के डिस्क्रिमिनेशंस है, दर्द है, पॉवर्टी, सब कुछ है, लेकिन बावजूद इसमें एक इंस्पिरेशन है, एक जुनून है कि करना ही है, पढ़ना ही है और सोसाइटी के लिए कुछ करना है। Yes. बालाजी, एक अंतिम संदेश हमारे युवाओं के लिए कि जो डिसमोटिवेट हो जाते हैं, बहुत जल्दी थोड़ा सा रिएक्ट हो जाते हैं या अपने गोल तक नहीं पहुंच पाते हैं, अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं कि जो ड्रॉप आउट हो जाते हैं। राइट। नहीं, मुझे ऐसे लगता है कि हमारे बच्चे बहुत होशियार होते हैं। मेरे गांव में भी मैं देख रहा हूँ सर, बहुत सारे बच्चे बहुत होशियार रहते हैं, पढ़ाई में अच्छे होते हैं। हाँ। बट कभी कभी क्या होता है, हमारा सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड उसको ब्रेक करता है। राइट। है ना, कि ऐसे होता है कि यार मेरे घर में तो कमाने वाला कोई नहीं है। हाँ। तो ये जो फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे शोल्डर पे होना चाहिए। हाँ। मेरे कंधे पे लेना है ना। तो ऐसे बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, है ना। तो हमारे लोगों को खाने की चिंता रहती है ना। तो पढ़ाई और वो दूर की बात हो गई, है ना। तो मैंने मेरे गांव में देखा है, मेरे ब्लॉक में देखा है, तालुका में देखा है ना। तो मुझे लगता है कि फिर भी आपको हार नहीं मानना चाहिए, है ना। आपकी हमारे पास एक ही कैपिटल है, वो है एजुकेशन। एजुकेशन इज द ओनली वन कैपिटल फॉर अस, है ना, जो हमारे बहुजन समाज के लोग हैं। तो मुझे लगता है कि आप पढ़ो, ठीक है, पढ़ने के बाद आप अच्छा वाला जॉब करो, थोड़ा सा सेल्फ इंडिपेंडेंट बनो, है ना, है ना, अपने घर को थोड़ा सा आगे लेके जाओ, है ना। एंड मुझे लगता है कि एस्पिरेशनल बनो थोड़ा सा। बाबा साहेब कितने एस्पिरेशनल थे, है ना, कि यार मुझे पढ़ना है, मुझे कुछ तो करना है ना। तो कुछ तो करना है, ये थोड़ा सा इसके ऊपर सोचना चाहिए, है ना। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि हमारे पास कल्चरल कैपिटल है, बाबा साहेब है, महात्मा फुले है, रमाई है, सावित्रीबाई फुले हाँ, है ना, बहुत शाहू बड़े महाराज icons है। हैं, हाँ। तो यही हमारे लिए कैपिटल है, यही है ना, capital है, यही कैपिटल है, हमारे कल्चरल कैपिटल, है ना। तो और कहाँ जाने की जरूरत नहीं हम लोगों को, है ना। इसको लेके हम लोग ये कर सकते हैं, मोटिवेशन ले सकते हैं और एस्पिरेशनल बन सकते हैं वो लोगों के जैसा। तो मैं संदेश देना चाहूँगा कि आप पढ़ो। पढ़ने के सिवाय तो ऑप्शन नहीं है ना। कर भी क्या सकते हैं, नहीं तो जैसे हमारे माँ बाप ने किया, जो जैसे मेरे माँ बाप थे वो लेबर थे। मैं बहुत सारे हमारे लोगों को देख रहा हूँ, वो तो वीट भट्टी होती है, वहाँ पे काम करते हैं। बहुत सारे लोग जो होते हैं शुगर केन कटर है, बहुत सारे लोग दूसरों के खेतों के ऊपर लेबर है। तो नहीं तो हम लोगों को भी ऐसे जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। बट ये जनरेशन आप जब पढ़ोगे तो पहला वाला जनरेशन आपका अच्छा सा प्रोग्रेस होगा। आपका सोशो इकोनॉमी सबका प्रोग्रेस होगा, बराबर। तो आगे वाला जनरेशन देन आपके नेक्स्ट वाले जनरेशन है, उसमें बहुत सारी सुधार आएगा। तो मुझे लगता है कि पढ़ना ही इम्पोर्टेंट है, बाकी कुछ ऑप्शन नहीं है। बिल्कुल, तो पढ़ना ही इम्पोर्टेंट है, बाकी कुछ ऑप्शन नहीं है। तो बालाजी का एक बहुत इंस्पायरिंग स्टोरी आपने सुनी होगी और मुझे लगता है कि उम्मीद है कि जो युवा अपने करियर में आगे जाना चाहते हैं, जो युवा सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहते हैं, पेबैक सोसाइटी करना चाहते हैं, क्योंकि बालाजी केवल शेड्यूल कास्ट के लिए, बिल्कुल दिव्यांग बच्चों के लिए भी, जो डिसेबिलिटी वाले जो बच्चे होते हैं, जो भी डिस्क्रिमिनेशन झेलते हैं, उनके लिए भी कुछ करना चाहते हैं, उनको भी आगे लाना चाहते हैं। और कितनी मुश्किलें उनके ज़िंदगी में आई, आपने सभी स्टोरी सुनी होगी कि एक पैर गया, इतना सारा दर्द झेला, मानसिक दर्द था, शारीरिक दर्द था, पैसे नहीं थे, सब कुछ नहीं थे। इसके बावजूद भी आज वो ब्रिस्टल में 60 लाख की स्कॉलरशिप लेकर एमएससी करने जा रहे हैं। और ये बहुत बड़ी बात है हमारे युवाओं के लिए, बच्चों के लिए, कि आप में अगर हौसला हो, आपके ऊपर जिद हो, जुनून हो, तो आप बिल्कुल अपनी मंजिल पा सकते हैं। तो बालाजी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप हमारे साथ में आए, हमसे बातचीत की और आपके एक स्टोरी को हमें साझा किया। और मुझे उम्मीद है कि आपके इस स्टोरी को सुनकर, देखकर बहुत सारे युवा प्रोत्साहित होंगे और अपनी मंजिल पाने के लिए कोशिश करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। जय भीम। जय भीम। नमो बुद्धाय। नमो बुद्धाय।